हेलो दोस्तों, आज के इस पोस्ट में हार्ट टचिंग सैड लव स्टोरी, इमोशनल लव स्टोरी हिंदी में लेके आए हैं। हमें उम्मीद है कि आज की ये कहानी आपके दिल को छू जाएगी। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए आज इस लव स्टोरी को शुरू करें। गर्लफ्रेंड, हेलो, तुम थोड़ा मेरी सीट पता लगा दोगे? मुझे नोटिस बोर्ड नहीं दिख रहा। कमर पे हाथ रखे वो लड़की मुझसे ऐसे मुखातिब थी जैसे उसका कोई हक हो मेरे पे, जबकि जान पहचान के नाम पर हम दोनों में बस इतना ही था कि वे चंद घंटे पहले दोनों एक ही बस से एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट का एग्ज़ाम देने पहुंचे थे। उनकी ऐसी बेतलुखी देख मुझे जोरों की हंसी आई, और पर वो बुरा ना समझे इसलिए मैंने खुद को एहतियातन सामान्य रखते हुए उनका रोल नंबर पूछा। वो रोल नंबर बताते हुए खुशामद के अंदाज में बोली, प्लीज़ हेल्प कर दो, मैं यहाँ तुम्हारे सिवा किसी को भी नहीं जानती। मैंने मन ही मन में सोचा, जानती तो हो, वैसे मुझे भी नहीं हो, बस अपना काम निकलवाना है। उसका रोल नंबर देखने मुझे नोटिस बोर्ड नहीं जाना पड़ा क्योंकि वो मेरे बाद ही था, जो जाहिर है सीट भी मेरे बाद वाली ही होगी। एग्ज़ाम से निकलने के बाद 2 घंटे की बातचीत में मुझे पता चला जितनी क्यूट वो दिखती है उससे ज़्यादा क्यूट उसकी जनरल नॉलेज है। एग्ज़ाम देने वापस लौटा तो हेलो दिलो दिमाग से वही तारी थी। हल्की सी मेकअप और कांधे तक बाल वाली को लड़की हमेशा मेरे आंखों के आगे रहती थी। जिन गाने को सुनता वही गाना उसमें फिट बैठने लगता। उसकी बेवकूफ़ियत भरी बातों की यादें मेरी सारी बोरियत दूर कर देती। अब ये हाल था कि रोज़ उसका चेहरा देखकर अनुमान लगाता कि उसका नाम क्या हो सकता है और एफबी पे सर्च करता, मगर रिजल्ट के रूप में एफबी सर्च बॉक्स से मिलता तो सिर्फ और सिर्फ अफसोस। शायद उसकी संगत का असर मेरे पे भी हो गया था, इसलिए 4 घंटे साथ गुजारने के बाद भी ना तो उसका नंबर मांग पाया था, ना उसका नाम पूछने का जहमत उठा पाया था। बस एक ही उम्मीद बची थी मिलने की। जब हम दोनों को एक ही बस से काउंसलिंग के लिए जाना था, एक दिन वो मौका भी आ गया। कंधे पे बैग लटकाए और कान में ब्लूटूथ लगाए जब मैं बस पे चढ़ा तो वो आगे से दूसरे नंबर की सीट पे बैठी हुई थी। मैंने ठहर के उस पे एक भरपूर निगाह डाली। खुले बालों और नाक में सोने की बाली पहने हुए, आज दिल में उतर जाने की हद तक खूबसूरत लग रही थी। उससे नजरें मिली तो मुस्कुरा के मैं पीछे की सीट की तरफ बैठने लगा। तभी उसने आवाज़ दी, अरे तुम्हारे लिए ये सीट रखा है, और अपने बगल में खाली पड़ी सीट की तरफ इशारा किया। ऐसा लगा कि मैंने आज तक जितने भी पुण्य वाला चेक भगवान के यहाँ डाले थे सब भगवान जी ने क्लियर कर दिया हो। धर्म की कथाओं में मैंने सुना था कि अगर कोई गलती से भी किसी व्रत को भूखा रह जाए तो उसका फल उसे जरूर मिलता है। पिछला मंगल भूखा ही निकल गया था, शायद उसका फल था ये। मैंने अपने चेहरे पे हल्के से नापसंदगी के भाव लाए और जाके उसके पास बैठ गया ताकि उसे लगे कि मैं उसके पास बैठकर उस पे एहसान कर रहा हूँ। बस जब चलने लगी तो कुछ देर इधर उधर बात करने के बाद उसने अचानक ही पूछ लिया, क्या इतने दिनों से तुम मुझे याद कर रहे थे? चोरी पकड़े जाने से जब मैं गड़बड़ा गया और कुछ उटपटांग बोलता है कि वो हंसते हुए बोली कि इन दिनों मुझे हिचकी, तो मुझे लगा कि तुम मुझे याद कर रहे होगे क्योंकि दूसरा तो कोई है नहीं याद करने वाला। मैंने गहरा सांस लिया और बोला, अच्छा फ्लर्ट कर लेती हो। वो खिलखिलाकर हंसने लगी। बस 8 बजे से चली थी, अभी रात के 12 बज चुके थे, तो सबको भूख भी लगी थी, इसलिए ड्राइवर ने किसी लाइन होटल पे गाड़ी रोक दिया। मैं चाहता था वो मेरे साथ डिनर करे, पर उसने अपना मजबूरी बताया कि उसकी फ्रेंड भी है, उसके साथ ही खाना है। आधे घंटे बाद जब खाना खा के स्प्राइट का कैन पे काउंटर पे बिल जमा कर रहा था,
तो वो मुझे काउंटर वाली टेबल पे अपने फ्रेंड के साथ दिख गई। मैंने अपना केन उसके तरफ झुका के पूछा कि वो भी पिएगी। जवाब में उसने मना कर दिया और फिर मैंने 2 केन लिया और वेटर से उसके टेबल पे पहुंचाने को बोल के होटल से बाहर निकल गया। बाहर निकला तो बड़ी जोर से सिगरेट पीने का मन किया। बैग चेक किया तो 2 गोल्ड फ्लेक और 1 क्लो था। मैंने क्लो जलाई और होटल से थोड़ा दूर जाके क्लच लेने लगा। अभी 2-4 क्लच ही लिए होंगे कि उसका फ़ोन का फ्लैश लाइट मेरे चेहरे पे था। ऐसे तो मैंने उसके ड्रेस के हल्के से झलक से ही उसे पहचान लिया था। फिर भी मैंने पूछा, कौन हो? जवाब में वो कुछ बोलने के बजाय फ्लैश जलाई रही। फिर कुछ देर में खुद ही बोली, अच्छे बच्चे सिगरेट नहीं पीते। और फिर तुम तो अब मेरे अच्छे बच्चे हो। मैंने कष्ट लेना जारी रखते हुए कहा, मैं कब से तुम्हारा बच्चा हो गया बाबू? अगले पल ही वो दांत पीसते हुए सर पे सवार हो गई। और फेंकोगे भी या अभी और फुटेज खाओगे? मैंने सिगरेट होठों से अलग किया और उसे घूरने लगा। वो सीरियस हो गई थी, सूप मजाक नहीं कर रही थी। सच में प्यार करती हूँ तुमसे। मुझे लगा कि माहौल बोझिल हो गया जाएगा, इसलिए चुहल किया कि तो सोच रहा था कि इस सिचुएशन में तुम मेरे होठों पे अपनी होठ रखोगी और पूछोगी क्या जलता हुआ सिगरेट मेरे नर्म हुए होठों से ज़्यादा ज़रूरी है। उसने हंस के मेरे हाथ से सिगरेट छीन के फेंका और बोली कि वो मेरे सस्ते फेसबुक या फ्लावर्स, चलो अब इलायची खाओ, नहीं तो रात भर में स्मेल आएगी और मैं सो नहीं पाऊंगी। एडमिशन वगैरह होते होते वो इतना करीब हो गई कि गर्लफ्रेंड कम आदत ज़्यादा लगती थी। मैं खुद उसके इतने प्यार से हैरत में पड़ जाता। जब भी साथ होती तो ज़माने भर की बातें ढूंढ लाती और मैं उसके चेहरे की तरफ ताकता और खामोशी से सुनते रहता। अक्सर जब वो फ्यूचर और कैरियर की बातें करती तो मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर संजीदा हो जाती। उस वक्त उसके चेहरा ऐसे लगता जैसे बुद्ध ने अपनी सारी शक्ति और मासूमियत उस चेहरे पर छोड़ रखी हो। जब वो ज़्यादा संजीदा हो जाती तब मैं चुहल करते हुए इश्क में ग्लोबल होते हुए कहता, अरे बामियान की बुद्ध, इतना भी शांत मत दिखो। तुम्हें आसमान में उड़ाने के लिए मेरे मेरे जैसा आतंकवादी आ चुका है। वो खिलखिला के हंसने लगी। तब मैं बस उसे देखता रह जाता, निर्विकार। अक्सर मुझे ज़बरदस्ती कैंटीन ले जाती। मैं पैसे देता तो फट पड़ती, तुम्हारा पैसा भी तो मेरा ही पैसा है, अभी इसे खर्च कर लेते हैं, शादी के बाद उसे खर्च कर लेंगे। मैं चुप पड़ जाता। खाने में ना तो मुझे पिज़्ज़ा पसंद था ना ही डोसा, मगर वो ज़बरदस्ती मुझे खिलाती। मैं ना नुकुर करता तो कहती, मेरे हाथों में जादू है, तुम खा के देखो, सब अच्छा लगेगा। इससे पहले ऐसे जिद करके मेरी माँ ही खिलाती थी। तब बचपन में मैं तीखा होने के कारण मीठ खाने से मना कर देता और वो मीठ को पानी में धोकर खिलाती और कहती कि अगर तुम नहीं खाओगे तो दुबला हो जाओगे। ये बात मेरे मन में भर गया। बचपन में मैं उन पे गुस्सा होता तो कहती कि आगे से खाना नहीं खाऊंगा और आपको दुबला कर दूंगा। सब लोग हंसते। मैं नहीं समझ पाता, बच्चा था ना। उसके साथ अभी भी बच्चा ही बन जाता। खाली क्षणों में कभी इतनी खुशी देखता तो ऐसा लगता कि कहीं कुछ बिगड़ ना जाए। अक्सर मेरे साथ यही होता आया है। जब ज़्यादा खुश होता हूँ तो बड़ा दुख आने वाला होता है। यहाँ भी ऐसा ही कुछ होने लगा। धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगी, मिलना जुलना कम हो गया। मैं उससे मैसेज करता कि बदले बदले सरकार नज़र आते हैं। उधर से जवाब केवल स्माइल में आता। इसी बीच दशहरे की छुट्टी हो गई। मैं घर आ गया। यहाँ आकर उससे
फ़ोन पे बात कर पाना मुश्किल होता था। अक्सर रात को 5 मिनट के लिए टाइम निकाल कर उसे कॉल करता, मगर उसकी बातों से कभी ऐसा नहीं लगता कि वो मुझसे बात करने में इंटरेस्ट ले रही हो। मैंने उसे कॉल करना छोड़ दिया। अब उसका कॉल भी नहीं आता तो नहीं उठाता। छुट्टियां बीतने के बाद जब कॉलेज लौटा तब तक सब कुछ पूरी तरह से बदल चुका था। अक्सर दोनों एक दूसरे को देखकर नज़रअंदाज करते। कॉलेज के एक नए रूटीन का बहाना होता, मगर मुझे सब कुछ पता था। अक्सर दोस्त आकर बताते कि एक सीनियर के साथ वो लाइब्रेरी में टेबल शेयर कर रही है। मैंने इसी वजह से लाइब्रेरी जाना छोड़ दिया, ताकि अपनी आंखों से उसको किसी और के साथ ना देखूं। किताबें रूम में ही मंगा लेता, वैसे भी उसमें अब मन नहीं लगता था। कॉलेज में आने के बाद जाने क्यों बिना काम के रोज रात को वो फ़ोन करती। मैं उसके सामने इन सब चीज़ों का जिक्र छेड़ता तो वो ऐसे सो करती जैसे सब कुछ नॉर्मल है। पुराने दिनों का जिक्र करता तो पढ़ाई के प्रति सीरियस होने का बहाना बनाने लगती। मुझे भी पढ़ने पर ध्यान देने की एडवाइस देने लगती। मैं खुद में ही घुटने लगा। तंग आकर मैंने एक दिन उससे कह दिया कि मेरे पास फ़ोन ना करो प्लीज़, अब सारे रिश्ते ख़त्म हो गए। मुझे लगा कि इतना कहने पर भी वो कुछ तो सफाई देगी, मगर वो सफाई देने के बजाय चाहते हुए बोली, शुभ, अगर तुम्हें सब कुछ खत्म लगता है तो फिर मैं कौन हूँ तुम्हारी बात काटने वाली। जैसी तुम्हारी मर्जी, बस एक काम कर दो, मेरी फ़ोटोज़ डिलीट कर दो, मैं तुम्हारी कर दूँगी। मैंने उसकी फ़ोटोज़ डिलीट कर दी और वॉलपेपर में वापस माँ की तस्वीर लगा दी। मुझे लगा अब यहाँ से खुद को समेट लूँगा, लेकिन अगले दिन फिर से उसका फ़ोन आ गया। मेरे रिसीव करते ही वो चहक पड़ी, कैसे हो, लाइफ मज़े में है या नहीं। मैं चुप्पी साधे हुए था। वो मुझे तरह तरह के सवालों से उकसा रही थी। कोई गर्लफ्रेंड ढूंढी क्या, सिंगल होके कैसी फीलिंग आ रही है, ऐसे सवाल पूछ पूछ के नस्तर की तरह भीतर चुभा रही थी। जिस्म के अंदर ऐसे लग रहा था जैसे कांच की खिच्चियाँ बिखरी हुई हो और सीने में चुभ रही हो। चुप पड़ा, बस उसके कॉल सुन रहा था। आंखों में आंसू गिर रहे थे, गला रुक गया था। फोन कटा तो महीनों बाद फिर से सिगरेट की तलब लगी। हॉस्टल की बाउंड्री तड़प के बाहर जाके गुमटी खुलवाई और 2 डिब्बे सिगरेट लाके फूंक डाला। इस बार फेफड़े के साथ रूह भी धुएं से भर जाए, ऐसी कोशिश थी। अगले दिन जब दोपहर में नींद खुली तो उठते ही हैप्पी पे स्टेटस सिंगल कर दिए। धीरे धीरे ब्रेकअप की खबरें सबको लग गई। मैं चुप सा हो गया था। कॉलेज से आता और खुद को कमरे में पैक कर लेता। किसी से काम भर से ज़्यादा बातें नहीं करता। व्हाट्सएप ऐप भी अनइंस्टॉल कर दिया। रोज शाम को माँ से बात करके उन्हें फ्यूचर प्लान की बकवास बताता। वो रोज रोज एक ही बात सुन के भी नहीं उठती। उन्हें लगता कि मैं किसी बड़ी गलती कर बैठा हूँ, इसलिए प्रॉब्लम से लड़ने की बात कहती। पापा को फ़ोन करके रोज़ गुड नाइट बोलने लगा। उन्हें लगता कि मैं किसी पेपर में फेल हो गया हूँ तो ढके छुपे ढाढ़स बांधते कि बेटा कोई परेशानी हो तो मत घबराना, दुख के दिन हंसते खेलते हुए काटने चाहिए। मैं किसी से कुछ नहीं कह पाता। इधर रूममेट अक्सर बताता कि कोई कैसे वो किसी भी सेक्शन में जा रही है तो सब लड़के उसको मेरा नाम लेके ट्रोल करते हैं। जहाँ जाती है सब उसे जोर जोर से मेरा नाम लेकर बुलाते हैं। वो उल्टे पैरों वापस लौट जाती है। मेरे सामने जब कभी ये होता तो मैं लड़कों को मना कर दिया करता था। सिगरेट के धुएं में उन्हें भुलाने की कोशिश करता। धीरे धीरे साल बीता तो सब कुछ नॉर्मल होने लगा। ब्रेकअप का दर्द मिट चला। हालांकि वो कहीं दिख जाती तो मेरी नज़रें फेर लेता। अपने अच्छे एडमिक और बिहेवियर के कारण मैं कॉलेज के डिसिप्लिन कमेटी में रिप्रेजेंटेटिव ऑफ
स्टूडेंट चुन लिया गया था। एक दिन रात को सिगरेट जला के जैसे ही मैंने वो खोला कि गार्ड ने आके बताया कि अर्जेंट है, डीन सर बुला रहे हैं। भागते हुए जब मैं डीन ऑफिस पहुंचा तो देखा कि वो उसी सीनियर लड़की के साथ बाहर खड़ी थी। अंदर पता चला कि वो 3 महीने से प्रेग्नेंट है। आज तक जब उसने लड़के से किसी बात पे झगड़ा कर लिया तो उसने उसे जोर से मार दिया। वो बेहोश हो गई थी। सर चाहते थे कि दोनों को कॉलेज से निकाल दिया जाए। मेरे से बस वो स्टूडेंट के रिएक्शन के बारे में जानना चाहते थे। मैंने पूरे 1 साल बाद उसकी तरफ आंख उठा के देखा। आंखों के बगल में काला धब्बा साफ नजर आ रहा था। मेरा कलेजा मुंह को आ गया। कभी ये आंखें थी जो मेरे आंखों से चाहकर भी ओझल नहीं होती थी। मैंने डीन सर को बताया कि लड़का तो पहले से आवारा है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। लड़की का एबॉर्शन करवा के निकलवाते हैं। उनका कहना था कि उनके लाइफ में गारंटी कौन लेगा और पैसे कौन देगा। माँ बाप जानेंगे तो ऐसे ही छोड़ देंगे। मैंने उनसे प्रॉमिस किया कि सर सब कुछ मैं कर लूँगा। वो फिर भी नहीं मान रहे थे। मैं अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उनके टेबल पे पटक आया कि अगर लड़की के जान को कुछ हुआ तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी रहेगी। सर मान गए। रूम आके अपना एटीएम और वॉलेट खंगाला तो 2000 रुपये थे। कुछ सूझ नहीं रहा था। माँ ने बर्थडे पे एक गोल्डन रिंग दिया था, उसे गिरवी रखकर कुछ पैसे जुटाए, कुछ दोस्तों से उधार लेके उसका एबॉर्शन करवा के उसके हॉस्टल छोड़ आया। सर से रिक्वेस्ट करके उससे ना निकालने का लेटर भी दे दिया। 5-6 दिन का दौड़ धूप के बाद जब बैठा तो उसका व्हाट्सएप मैसेज आया और ओपन किया तो उसने मेरी एफबी डीपी के साथ अपनी क्लॉक बना के नीचे कैप्शन में डाला हुआ था, आई एम सॉरी शुभ, मैं बहक गई थी, तुम्हारा प्यार ज़्यादा था, मैं संभाल नहीं पाई। अब तुम्हारी राधा बन के जीवन भर गुजार लूँगी। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने फक ऑफ बीच लिखा और सेंड कर दिया। मैं खुद को दोबारा इश्क के गलतफहमी में नहीं डाल सकता था और हमारी कहानी यहीं पर ख़त्म हो गई।